हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आपका यूट्यूब GD एजुकेशन में स्वागत है। आज हम विज्ञान में देखेंगे पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ क्या है और पदार्थ के समूह क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। हम आप जानते हैं कि पदार्थ का मतलब होता है वे चीज़ें, वे वस्तुएं जिन्हें हम देख करके आभास करते हैं, जिनमें कोई न कोई भार होता है, जिनमें कोई न कोई आकार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं या पदार्थ वे हैं जिनमें आकार व भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हम आप जानते हैं कि पदार्थ वे हैं जिनमें भार होता है, कोई न कोई आकार होता है, कोई न कोई रूप होता है। साथ साथ हम देखते हैं जिसे हम देख करके यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें आभास होता है कि ये कुर्सी है, ये मेज है, ये अलमारी है, ये डेस्क है, ये बेंच है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ वे हैं जिनमें भार होता है, जिनमें आकार होता है, जिन्हें हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा आभास होता है और हम जानते पहचानते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। फिर आता है वस्तुओं के बनने के प्रकार, यानी कि पदार्थ जो होती हैं, हो सकता है कोई वस्तु एक चीज़ से बनी हो, कोई वस्तु एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर के बनी होगी। हम आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे आप देखे हो खुरपा जो बनता है बेड किसका बनता है, लकड़ी का बनता है। जो उसके आगे वाला वस्तु किससे बनता हो, लोहे का बनता होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे पंखा बना हुआ लेकिन उसमें हम देखते हैं प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई है। इसी प्रकार फावड़ा है, या आप देखते हैं अलमारी बनी हुई है, खिड़की बनी हुई है, उसमें लकड़ी भी लगा हुआ है, लोहा भी लगा हुआ है। इस प्रकार से वस्तुओं के बनने के प्रकार भी विभिन्न प्रकार के हो सकती हैं। जैसे कुछ वस्तुएं हो सकती हैं कि दो चीज़ों से मिलकर के बनी, तीन चीज़ों से मिलकर के बनी हो। इस प्रकार से हम आप जानते हैं कि वस्तुएं विभिन्न प्रकार से बनती हैं। उनके साथ दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, या सिंगल तत्व ही मिलकर के बने होंगे, या कोई एक ही प्रकार के पदार्थ उसमें मिलकर के बने होंगे। तो इस प्रकार की वस्तुओं के बनने के प्रकार पर भी निर्भर करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है या वर्गीकरण किसे कहते हैं। हम आप जानते हैं किसी वस्तु के जानने पहचाने, यानी कि जो सिमिलरिटी सभी वस्तुओं में एक जैसी हो, उनको हम अलग कर लें उनके गुण रंग रूप के आधार पर, और उनके बारे में जैसे बताया जाता है उसके बारे में हम समझ जाते हैं कि ये वस्तु ऐसी होगी। जैसे कुर्सी की बात कही गई, चाहे छोटी कुर्सी हो चाहे बड़ी कुर्सी हो, तो हम डिफाइन कर ले कुर्सी। इसी प्रकार से मेज की बात हुई, कमरे की बात होती है, दरवाजे की बात होती है, तो हम आप डिफाइन कर लेते हैं कि ये वस्तु ऐसी होगी। इसी प्रकार से वर्गीकरण है। वर्गीकरण दिया गया है कि वस्तुओं के उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर, यानी कि उनके अंदर जो सामान्य लक्षण होते हैं, उनके अलग अलग समूह में रखने की जो क्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं के उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार हैं, यानी कि अगर हम भौतिक विज्ञान में करते हैं, रसायन विज्ञान करते हैं, या आदर्श विज्ञान में हम देखते हैं, तो हर एक चीज़ की अलग अलग व्यवस्था। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्गीकरण में पहला दिया हुआ है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मतलब होता है जिसे हम वाह्य संरचना के आधार पर, यानी कि भौतिक जिसे हम बाहर से देख करके किसी चीज़ को हम डिफाइन कर लें, अलग कर लें, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। जिसमें वाह्य संरचना होती है, यानी कि वाह्य संरचना को देखने के बाद कि ये ठोस वस्तु है, कि द्रव वस्तु है, कि गैस वस्तु है, कि लोहा है, लकड़ी है, कि ये सिलेंडर है, यानी कि जिसे हम भौतिक रूप से यानी कि वाह्य संरचना को देख करके हम वर्गीकरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ठोस द्रव गैस हो गया। इसके बाद आता है रासायनिक वर्गीकरण। अब जो रासायनिक वर्गीकरण होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है,
उसमें हम आप जानते हैं कि केमिकल यानी कि रासायनिक का मतलब हो गया ऐसे तत्व, यानी कोई ऐसी चीज होगी जो तत्वों से मिलकर के बनी होगी या यौगिक से मिलकर के बनी होगी या मिश्रण से मिलकर के बनी होगी। इस प्रकार का जो वर्गीकरण हम करेंगे उसे क्या कहेंगे? रासायनिक वर्गीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रासायनिक वर्गीकरण कहा जाएगा। रासायनिक वर्गीकरण जिसमें तत्व, यौगिक या मिश्रण के आधार पर जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक वर्गीकरण कहेंगे। इसके आगे हम सब देखते हैं कि पदार्थ एवं उनके अवस्थाओं, यानी दिया हुआ है कि विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो इन वर्गीकरण में हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। हम आप जानते हैं कि ठोस का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जिनको हम दबाएं अपने हाथों से तो वो दबे नहीं, उसके आकार प्रकार में कोई अंतर ना आए और वो अपनी पहली जैसी स्थिति में बनी रहे, तो उसे हम ठोस कहते हैं। द्रव, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, हम आप जानते हैं जितने भी तरल पदार्थ मतलब होता है जो बहने वाले पदार्थ हैं, जो बहने वाले पदार्थ होते हैं, चाहे दूध हो, चाहे तेल हो, शायद, यानी कोई भी तरल पदार्थ है उसे हम द्रव कहते हैं। इसी प्रकार से गैस का कोई आकार प्रकार नहीं होता है। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती, धूप बत्ती जलाते हैं या हम सेंट छिड़कते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम ठोस में देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि इनके आकार व बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी हम बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे ईंटा है, चारपाई है, लकड़ी है या दीवार है, पत्थर है, इनके आकार प्रकार में कोई परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो इनके आकार व बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बताया गया कि इनका आयतन और आकार निश्चित होता है, यानी कि जो इनकी बनावट होगी उनका दोनों, यानी कि आकार और आयतन उनका क्या होगा? बिल्कुल निश्चित होगा। इसके बाद आता कि इनके अण बहुत पास पास होते हैं। जो इनके अण होते हैं उसे संजन बल कहते हैं और इनमें पास पास होते हैं और ये एक दूसरे क्या करते हैं? आपस में बांधे रखते हैं। जो इनके अण होते हैं जो बहुत पास पास होते हैं, जो एक दूसरे को बांधे रखते हैं, इसलिए इनकी कठोरता या ठोस होते हैं। आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब हम आते हैं द्रव पर। ये तो हो गया ठोस पर कि इनके आकार और बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनका आयतन व आकार निश्चित होता है, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं जिसके कारण से इसमें संजन बल अधिक होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब हम आते हैं द्रव पर। द्रव पर देख लेते हैं। द्रव पे पहला है कि द्रव पर इनका आकार और बनावट क्या होता है भाई? जिस बर्तन में रखा जाएगा द्रव उस बर्तन का वो आकार ग्रहण कर लेगा। उसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। जिस रूप में वो रखा जाएगा, हम आप देखें कि 1 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर पानी को अगर लोटे में रखेंगे तो उसके आकार का दिखाई देने लगेगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार के दिखाई दिया जाएगा, लेकिन जो उसका आयतन है, दूध का 1 लीटर जो आयतन है वो आयतन निश्चित होगा, चाहे वो बोतल में रखा जाए, चाहे बाल्टी में रखा जाए, चाहे उसको हम लोटे में रखें। इस प्रकार से इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है वह आकार व आयतन, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसके बाद इनका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इनके बनावट में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे बनावट का मतलब क्या है? जिस आकार में रखा जाता है उस प्रकार से होता है। इनके अणुओं की जो विशेषता होती है कि यानी कि इनके जो अण पाए जाते हैं ठोस की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके अण ठोस की अपेक्षा
ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। देखते होंगे कि तरल पदार्थ है, अगर हम बाल्टी लेकर के चलें या बोतल लेकर के चलें या किसी भी तरल पदार्थ को, चाहे दूध हो चाहे तेल हो या कोई भी पदार्थ है, अगर उसको हम लेकर के चलते तो क्या होता है, छलकता रहता है और ले जाने में भी असुविधा होती है। इस प्रकार से तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में भी क्या होता है, हिलता रहता है तो हमें असुविधा होती है। इस प्रकार से इनके आंक ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण बल क्या होता है, कम पाया जाता है, इसलिए ये हिलते रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं गैस पर। कहाँ पर आते हैं, गैस पर आते हैं। हम गैस पर देखते हैं, हम आप जानते हैं गैस का ना कोई आकार होता है ना आयतन होता है। जो गैस है, गैस का आयतन और आकार क्या होता है, गैस का आयतन व आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब होता है कि गैस हम आप जानते हैं, अगर कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं या कोई भी धुआं निकलता है तो धीरे धीरे देखते हैं वो चारों तरफ फैल जाता है, उसका कोई आकार नहीं होता है और न उसका कोई आयतन होता है। इसको जिस कमरे में या बाहर हम जहाँ पर भी जला देते हैं या देखते हैं या सेंड करते हैं तो धीरे धीरे वो वातावरण में फैल जाती है। इस प्रकार से गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। इनके अणुओं की संख्या क्या होती है, बहुत पुअर होती है। इनके बीच में अणुओं की संख्या क्या होती है, बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि बहुत पुअर होती, बहुत कमजोर होते हैं। इनके बीच के अणुओं की संख्या नंगे होती है या कम होती है, यानी कि बहुत कम होती है, कम होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके अणुओं की आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं जो इनको मजबूती से बांधे रखते हैं, इसीलिए ये कठोर होते हैं यानी ठोस होते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। इनके अणुओं में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है। गैस, ठोस, द्रव, गैस, तो गैस में क्या है, ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। इनके बीच अणुओं की संख्या क्या होती, नंगे होती है, बहुत कम होती, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस चारों तरफ फैल जाती है। इस प्रकार से हम देखें कि भौतिक आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आगे देखते हैं जल में घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि जल में घुलनशीलता के आधार पर हम आप जानते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में पानी में मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, घुल जाते हैं, यानी देखते हैं घुल जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुले जाते हैं, वो नहीं घुलते हैं तो उन्हें अविलेय कहते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो हम देखते हैं विलेय, जो जल या द्रव जल में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, उन्हें विलेय कहते हैं। हम आप जानते हैं कि जैसे शक्कर है, नमक है, जिनको हम क्या करें, जल, यानी कि जल कहते हैं। जल सर्वाधिक विलेय पदार्थ है जो बहुत सी चीज़ों को क्या करता है, अपने में घोल लेता है।
तो जो जल में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें हम विलेय कहते हैं। जैसे आप देखेंगे चीनी को मिला दें, शक्कर को चीनी मिलाएं, चाहे शक्कर मिला दें या नमक मिलाएं, ये आसानी से घुल जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं, वो मिट्टी के तेल या उसमें, जैसे चीनी है मिट्टी के तेल में नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कुछ जल में घुलनशील होंगे, कुछ क्या होंगे? तेल में घुलनशील होंगे, कुछ ऐसे होंगे ना जल में घुलेंगे ना तेल में घुलनशील होंगे। अब हम देखते हैं अविलेय पदार्थ। यानी अविलेय क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे हम आप जानते हैं लकड़ी के बुरादे को ले लिया जाए, लकड़ी के बुरादा को ले लिया जाए और पानी में डाला जाए तो क्या घुल जाएगा? हम आप जानते हैं कि जल के लकड़ी के बुरादे को मिलाने पर लकड़ी के बुरादा जल में नहीं घुलेगा। ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे? हम अविलेय पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अविलेय पदार्थ कहेंगे। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद हम आगे देखते हैं पारदर्शिता के आधार पर। क्या देखते हैं? पारदर्शिता के आधार पर। अब हम आगे देखते हैं पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता, ये पारदर्शिता क्या है? हम आप जानते हैं पारदर्शिता के आधार पर क्या वर्गीकरण हो सकता है भाई? पारदर्शिता के आधार पर पारदर्शिता के आधार पर हम आप जानते हैं कि पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शिता का मतलब होता है पार करना। यानी कोई ऐसी वस्तु होगी जो आर पार दिखाई देगी, कोई ऐसी वस्तु होंगी जो नहीं दिखाई देंगी, कुछ ऐसी होंगी जो बहुत हल्की और धुंधली दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारदर्शी। क्या नाम है? पारदर्शी। हम आप नाम से जानते हैं कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है भाई? पार जो, यानी कि आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जो आर पार हो जाए। कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी, वे पदार्थ जिनके या जिनमें या जिनके द्वारा आर पार, क्या आर पार प्रकाश चला जाता है या आर पार दिखाई देता है, द्वारा आर पार दिखाई देता है, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें हम पारदर्शी कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें पारदर्शी कहते हैं। उन्हें पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी कहते हैं जैसे हम आप जानते हैं कांच है। क्या है? कांच। कांच में क्या है कि हम सब लोग जब देखते हैं तो क्या है? आर पार दिखाई देता है। कांच क्या है? आर पार दिखाई देता, हमें इस पार से दूसरी तरफ की वस्तुएं दिखाई देती, लेकिन बिना पेंट किया हुआ है। जैसे पेंट हो जाएगा तो क्या हमें आर पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अपारदर्शी। इसके बाद फिर हमें क्या देखना है? अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब क्या होता है भाई? अभी बताया गया था कि अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं होती है जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जिनके हम आर पार क्या है? नहीं देख सकते, उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। जिनके आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी वे पदार्थ
जिनके द्वारा आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी में भी क्या बताएं कि अपारदर्शी यानी कि जो आर पार ना हो सके, हम उन्हें क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। जैसे हम आप जानते हैं लकड़ी है, लकड़ी के आर पार हम नहीं दे सकते, जैसे लकड़ी है। इसी प्रकार से कागज भी है, कागज के हम आर पार नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया। इसके बाद आता है पारभासी। क्या आता है? पारभासी। अब हम देखते हैं पारभासी। पारभासी का मतलब होता है ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुएं जिनके माध्यम से क्या है, हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देता है। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। पारभासी में हमने क्या देखा? पारभासी पारभासी ये भी बताया था कि पारभासी का मतलब होता है कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके हम आर पार कुछ देख सकते हैं लेकिन पूर्णतः स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसी चीजों क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनके माध्यम से देखने पर धुंधला दिखाई देता है उन्हें पारभासी कहते हैं। उन्हें पारभासी कहते हैं। अब हम आप जानते हैं कि पारभासी कौन हो सकता है भाई? हम सब लोग देखते हैं जब पन्नी वन्नी लगा करके देखते हैं, पन्नी, पतली पन्नी होती है कागज का लगा हुआ, कागज में तेल लगा हुआ हो, कागज में तेल लगा हुआ हो और पन्नी हो, इनके माध्यम से हम जो है यानी कि पारभासी वस्तुएं वे होती हैं जिनके आर पार हम धुंधला या प्रकाश दिखाई देता है, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कागज और पन्नी, ये सब जो होते हैं वो पारभासी होते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। अब पारदर्शिता के आधार पर हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है कठोरता के आधार पर, यानी कि हमें कौन सी वस्तुएं हम आप जानते हैं कि कठोरता के आधार पर, कठोरता के हम आप जानते हैं कि कठोरता के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की हो सकती हैं? 2 प्रकार की हो सकती हैं। कितनी प्रकार की हो सकती हैं? 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो कठोरता के आधार पर 2 प्रकार से वस्तुएं हो सकती, कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो हो सकती है कठोर, यानी कि कोई होगी तो कठोर वस्तु होगी, कठोर होगी, और दूसरा कैसा होगा? मुलायम, यानी कि कठोर होगी या मुलायम होगी। अब हम आप समझ लेते हैं कि कठोर क्या है, मुलायम क्या है। हम आप जानते हैं कांच है, लोहा है, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोरता का मतलब होता है जिन्हें हम अपने उंगलियों से दबाएं, और जैसे ये है इसको हम दबा रहे, नहीं दब रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये कठोर है।
इसी प्रकार से हम स्पंज देख लें, ये कपड़ा है, इसको हम दबाएं दब जाए। और रुई है, प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिक की कोई बाल हो उसको हम दबाएं दब जाए और जैसे छोड़े अपनी स्थिति में आ जाए। इस प्रकार से जो वस्तुएं होती हैं कठोर, उन्हें हम कहते हैं कठोरता के आधार पर कि वो कठोर है, जैसे लोहा, लकड़ी। अब मुलायम में हमने क्या बताया, जैसे है रुई, रुई को हम दबाते तो आसानी से दब जाता है, स्पंज। इस प्रकार की चीजें कठोरता के आधार पर हो गई और मुलायम के आधार पर हो गई। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि कठोरता के आधार पर, इसके बाद आता है चुंबकी के आधार पर। चुंबकी आधार पर अब हम देखते हैं चुंबक के आधार पर। हम आप जानते हैं चुंबक जो होता है सिर्फ लोहों को आकर्षित करता है। जो लोहा होगा वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगा, यानी धातुओं को, कुछ धातुओं को छोड़ करके बाकी धातुओं को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा चुंबक के व्यवहार के आधार पर। चुंबक के व्यवहार के आधार पर। चलिए अब देखते हैं चुंबक के व्यवहार के आधार पर। हम आप जानते हैं कि चुंबक दो प्रकार का, एक चुंबक होगा, एक चुंबकीय होगा, एक अचुंबकीय होगा। यानी चुंबकीय मतलब होता है कुछ ऐसे तत्व होंगे जो चुंबक की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, कुछ ऐसे तत्व होंगे जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। ये भी कितने प्रकार के होंगे वर्गीकरण में, दो प्रकार के हैं, एक चुंबकीय होंगे, एक अचुंबकीय होगा। चुंबकीय का मतलब होता है वे पदार्थ जो क्या हो, चुंबक की तरफ आकर्षित हुए पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय कहते हैं। जैसे लोहा, हम आप जानते हैं लोहा तथा लोहे से बने विभिन्न प्रकार के पदार्थ वो सब क्या होंगे, चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे। कुछ धातुएं भी होंगी जो आकर्षित होंगी, कुछ धातु होंगे जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होंगी। इसी प्रकार से दूसरा आता है अचुंबकीय। क्या आता है, अचुंबकीय। हम आप देख चुके हैं चुंबकीय। इस प्रकार से अचुंबकीय में क्या हो जाएगा भाई, हम आप जानते हैं कि ऐसे तत्व जो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय कहते हैं। उन्हें अचुंबकीय कहते हैं। जैसे हम आप जानते हैं रबड़ है, कपड़ा है, लकड़ी है, ये सब क्या है, अचुंबकीय है। अचुंबकीय का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अचुंबकीय तत्व कहेंगे, यानी कि अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे आप हम जानते हैं कि रबड़ है, कपड़ा है, लकड़ी है, ये क्या है, लोहे के चुंबक को आकर्षित करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे, हम अचुंबकीय कहेंगे। क्या कहेंगे, अचुंबकीय। चुंबकीय मतलब होता है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे, अचुंबकीय मतलब होता है जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम चुंबकीय तथा अचुंबकीय दो प्रकार की चीज़ों में बांटते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं, इसके बाद
पदार्थों की निर्माण की इकाई, अणु, परमाणु तथा अन्य चीज़ें जो है, ये हमारे प्रीवियस वीडियो, अगर आप अणु, परमाणु या विज्ञान से संबंधित अन्य चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा कर के इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें भी बताया गया है। आज हमने सिर्फ डिस्कस क्या किया हुआ है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं या पदार्थ किसे कहते हैं, वर्गीकरण की कौन कौन सी विधियाँ, यानी वर्गीकरण करने का तरीका क्या है। वर्गीकरण में बताया गया भौतिक के आधार पर, रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर बताया गया कि ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद बताया गया कि जल की घुलनशीलता के आधार पर विलेय, अविलेय तथा अघुलनशील। इसके बाद फिर बताया गया चुंबक के आधार पर, कठोरता के आधार पर। इस प्रकार से ये पाठ हमारा खत्म हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे देखें और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।